हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सल्फोनेशन यानी कि जो हमारी पांचवी रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये बेंजीन है। अब बेंजीन का हमें सल्फोनेशन करना है, जैसे मैंने बताया था पहले भी। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन। अब देखिए इसमें भी कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए वो सल्फ्यूरिक एसिड उस यौगिक को ख़त्म कर देता है या उसको तोड़ देता है, तोड़ फोड़ कर देता है वहाँ पे, तो वो सल्फोनेशन नहीं है। सल्फोनेशन वो होता है जब देखिए सल्फोनिक ग्रुप आ जाए, यानी कि हमारे पास एक ये एरोमेटिक यौगिक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है और यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पे बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड या हाइड्रोनियम आयन और ये बाई सल्फेट आयन। यहाँ पे जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है यह सक्रिय अभिकर्मक है और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है यही सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर से निकलता है और यही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है इस सल्फोनेशन के लिए। 80 डिग्री सेल्सियस पे तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पे यह अभिक्रिया होती है। अब देखिए इसमें एक मैं आपको और बात बता दूं, एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास ये SO3 है, SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास बना। अब आप कहेंगे सर ये तो जो है SO3H है, तो ये कैसे जो है सल्फोनिक ग्रुप बन गया। देखिए जहाँ भी ये अटैच होगा जाके, भाई हमारी इस बेंजीन पे जिस जगह इलेक्ट्रॉन और घनत्व ज़्यादा इसको मिलेगा ये वहाँ जुड़ जाएगा जाके। अब SO3 पहुँचा, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड उस हाइड्रोजन के साथ मिलके सल्फोनिक ग्रुप बना लेगा और जहाँ पे वो हाइड्रोजन हटा वहाँ पे वो सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। जैसे इस SO3 ने यहाँ पे जाके अटैक किया इस पोजीशन पे, यहाँ पे एक H था, उस H को अपने साथ मिलाया और क्या बन गया SO3H। अभी सल्फोनिक ग्रुप जहाँ से हाइड्रोजन हटा उसी जगह पे अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यह अभिक्रिया सल्फोनीकरण कहलाती है और इस यौगिक का नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, याद रखें, हमेशा याद रखें। सल्फोनेशन क्या होता है, जब हम सल्फोनिक ग्रुप को कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सल्फोनेशन कराने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रेशन क्या होता है, जब नाइट्रो ग्रुप को कहीं जोड़ रहे हैं, उसमें क्या मैंने बताया था आपको, सक्रिय अभिकर्मक नाइट्रोनियम आयन NO2+, अगर आपको याद आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास, छठी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी, एक बताई थी एल्किलीकरण और दूसरी बताई थी एसिटिलीकरण, या इंग्लिश में बोल देता हूँ एल्काइलेशन, और दूसरी थी एसिटाइलेशन। देखिए एल्काइलेशन की बात करेंगे, ये हमारे पास बेंजीन है, क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। यहाँ पे ये उत्प्रेरक है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया को कराते हैं। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया हो जरूर जाएगी, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से होगी ऐसा नहीं होगा, यानी कि कुछ अणु ही अभिक्रिया करेंगे और बाकी अणु
एज इट इज़ रह जाएंगे। अब देखिए ये Cl और ये H बेंजीन का आपस में मिलेंगे, यानी कि इनकी हमने कटिंग लगा दी है और इनको अलग कर दिया। अब देखिए ये हमारा जो मिथाइल ग्रुप है ये H की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये देखिए, तो ये यौगिक बन गया हमारे पास टॉलुइन। यहाँ पे देखिए नोट लिखा है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है। ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फिल्डल-क्राफ्ट अभिक्रिया में जो प्रेरक है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो लुईस अम्ल है या लुईस क्षार है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लुईस अम्ल है। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को 11वीं में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अपना जो बी रिएक्शन है एसिटिलीकरण या फिर इंग्लिश में एसिटाइलेशन। ये देखिए यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे हमने ले लिया एसिटिल क्लोराइड या इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये आईयूपीएसी नेम नहीं है। अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो इसका नाम है एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड कटिंग लगा दी गई है कि भैया ये H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे, इनको बाहर निकाल दिया। पढ़े ना यहाँ लिखा हो लेकिन अंडरस्टूड है कि ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। इस पोर्शन को बोलते हैं, ये वाला पोर्शन एसिटाइल ग्रुप। अब ये एसिटाइल ग्रुप जहाँ पे H था वहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाता है, देखिए, और इस यौगिक का नाम बन गया एसिटोफिनोन। इस यौगिक का नाम है एसिटोफिनोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग देखिएगा, वसा, रेजिन, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में ड्राई क्लीनिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेंजीन का ड्रग्स बनाने में और बेंजीन के यौगिक बनाने में। ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ, ठीक है। और ड्राई क्लीनिंग आप जानते हैं, जो हमारे अच्छे महंगे कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, उनको पानी से नहीं धोया जाता, उनकी ड्राई क्लीन की जाती है। गाड़ियों की भी ड्राई क्लीन की जाती है। जो गाड़ियाँ होती हैं उनको, उनकी सीटें होती हैं या उनके सिस्टम वगैरह होते हैं, उनको पानी से धो देंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो उनकी भी ड्राई क्लीनिंग की जाती है। चलिए अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। बेंजीन की संरचना कैसी है, क्योंकि जो ये मैं सब पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे आपको हेलो एल्केन पढ़ाना है, और अगर मैं डायरेक्ट आपको हेलो एल्केन करा देता आपको समझ ही ना आता कि हो क्या रहा है। तो मैंने इसलिए आपको पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, फिर जो एक मुख्य यौगिक बेंजीन है उसके बारे में बताया, उसकी अभिक्रियाएं बताई, और अब मैं आपको बेंजीन की संरचना के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की कैकुले संरचना। सर्वप्रथम 1865 में जर्मनी के रसायनज्ञ कैकुले ने बेंजीन अणु के लिए चक्रीय संरचना को प्रस्तुत किया। कैकुले द्वारा प्रस्तुत सूत्र के अनुसार बेंजीन अणु में 6 कार्बन परमाणुओं से बनी समतलीय व षटकोणीय रिंग होती है और प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तथा रिंग में एकांतर क्रम में सिंगल व डबल बॉन्ड होते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, 1872 में कैकुले ने यह भी विचार प्रस्तुत किया कि बेंजीन में डबल बॉन्ड चलायमान हैं तथा ये निरंतर अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन के अंदर जो है देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये अपना स्थान बदल रहे हैं। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, यानी कि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो स्ट्रक्चर ही आ जाएगी। अब ये भी अपना स्थान बदल रहे हैं, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो फिर इससे हमें ये वाली संरचना प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एक संरचना दूसरी में परिवर्तित हो रही है।
एक संरचना दूसरी में परिवर्तित हो रही है, आपस में ये इंटर एक्सचेंज हो रहे हैं। कैकुले के द्वारा प्रस्तुत चलायमान बेंजीन सूत्र है ये, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब बेंजीन की अनुनाद संरचना। बेंजीन अणु को किसी एक संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, परंतु बेंजीन अणु को निम्नलिखित दो कैकुले संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आप बेंजीन ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया कि जो डबल बॉन्ड है वो चलता रहता है। जहाँ पहले सिंगल था वहाँ डबल हो जाएगा, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है। और ये दोनों जो है बेंजीन के अनुनाद रूप हैं। और अगर मैं इन दोनों रूपों से एक अनुनाद संकर प्राप्त करूं तो ये वाला आपको स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, अनुनाद संकर संरचना। इसमें देखिए यहाँ पे हमने एक बीच में एक सर्किल डाल दिया है, डॉटेड सर्किल। इसका मीनिंग ये है कि भाई हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बॉन्ड घूम रहे हैं। तो घूमते हुए हमने क्या किया, घूमते हुए प्रदर्शित करने के लिए हमने डॉटेड सर्किल बना दिया। ये ठीक ऐसी है, मान लें आपके सीलिंग फैन में 3 पंखुड़ियाँ हैं। जब वो रुका हुआ है तो आपको 3 पंखुड़ियाँ दिखाई देंगी, लेकिन वो जब घूमता है तब क्या दिखता है? क्या 3 पंखुड़ियाँ दिखती हैं? नहीं दिखती। तब आपको वहाँ पे एक गोल घेरा दिखता है सिर्फ। ठीक ऐसे ही यहाँ पे हमने जो है एक गोल स्ट्रक्चर बना दी है, डॉटेड सर्किल बना दिया है, जो ये सूचना देता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है बेंजीन के अंदर वो चलायमान है। देखिए यहाँ पे लिखा है आगे, संरचना फर्स्ट बेंजीन के सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करती है। इसी प्रकार सेकंड संरचना बेंजीन के सभी गुणों का वर्णन नहीं कर सकती है। अनुनाद संकल्पना के अनुसार बेंजीन की वास्तविक संरचना कैकुले संरचनाओं फर्स्ट व सेकंड की अनुनाद संकर संरचना है। एक्सरे विवर्तन अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बेंजीन अणु में सभी बंध एक समान लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम के हैं, जो कि अनुनाद संकर संरचना की पुष्टि करते हैं। ये हाई टेक्निक है, एक्सरे की टेक्निक है। इससे हमें पता चला है कि बेंजीन के अंदर ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, उसके सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो एक समान लंबाई के हैं, जिनकी लंबाई क्या है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इससे सिद्ध होता है कि जो संकर संरचना है, अनुनाद संकर संरचना बेंजीन की, वो ही हमारी जो है वास्तविक संरचना है बेंजीन की। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया जो कि अनुनाद संकर संरचना की पुष्टि करता है, ये वाला अध्ययन। ठीक है, आगे देखिए, बेंजीन के बंधों की यह लंबाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की लंबाई है। अब देखिए, अगर यदि मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन देखता हूं तो उसकी लंबाई कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और यदि डबल बॉन्ड की देखता हूं तो है 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो जो ये दूरी है 1.39, यानी कि जो लंबाई है बंध की 1.39, ये इन दोनों के बीच की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इन दोनों को मिला के बीच का मान ले लिया हो। तो इन चीज़ों से ये प्रूफ हो जाता है कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो अनुनाद संकर संरचना है, और इस संरचना से बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या पूर्ण रूप से की जा सकती है। चलिए, बाकी पोर्शन तो देखिए अभी बहुत है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ना भी है, आपको अध्ययन भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है। आप जितना मैंने आज आपको काम दिया है समझने के लिए लेक्चर के अंदर, उसको आप भली भांति अध्ययन करें, लिख के देखें। चलिए मिलते हैं।